हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर से वन डायमेंशनल बॉक्स में। उसमें हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, कुछ एनर्जी की, कुछ वेव फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली थी। फॉर एग्जांपल हमने वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली थी जिसमें हमने बॉक्स को इमेजिनरी सपोज किया था कुछ लेंथ के साथ। तो पेपर में कभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो पार्ट्स में भी आ सकते हैं, सब भी आ सकते हैं, तो आपने उसे वैसे ही उसे फॉलो करना है जो क्वेश्चन में डिमांड होगी। तो लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने श्रोडिंगर में पढ़ा है उससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो क्या क्या थी कि श्रोडिंगर को हम 1D 2D बॉक्स की एनर्जी वेवलेंथ के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। तो इसी तरह वन डायमेंशनल बॉक्स बेसिकली 1D बॉक्स भी तो एक एप्लीकेशन है श्रोडिंगर की। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को ही इस्तेमाल करके बनाई थी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जब 1D बनाई तो 1D की भी आगे अपने कुछ फीचर्स हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी आ सकती हैं, आपसे इसकी यूटिलाइजेशन पूछ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें आपके पास ये पॉइंट्स आएंगे। उसमें आपके पास क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि हमने इसमें स्टडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब हमेशा पॉजिटिव बनती रहेगी। ठीक। दूसरा हमें ये भी पता चला कि क्वांटाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एन की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, 1 2 3 4। यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं 1 2 3 से आगे सो ऑन। तो एनर्जी हमने जब भी कैलकुलेट करनी है वो हमने इस फॉर्मूले से करनी है और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ही आंसर निकलेगा। तो ये स्पेसिफिक होगी ना, खास किस्म की एनर्जी निकलेगी। अगर एन की वैल्यू 1 है तो सब एन की वैल्यू 1 के लिए यही एनर्जी होगी, 2 है तो 2 के लिए कुछ और होगी, 3 है तो कुछ, यानी एनर्जी हमारे पास फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। उसके बाद हमने ये स्टडी इसमें किया किसी भी पार्टिकल की एनर्जी विद इन द बॉक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर एनर्जी ज़ीरो है तो पार्टिकल स्टेट में पाया ही नहीं जाता उस पर। तो इसका मतलब जितनी भी लोएस्ट मिनिमम एनर्जी है उसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, वो बराबर होती है H28ma का स्केयर। दिस इज द मिनिमम द लोएस्ट एनर्जी विच ए पार्टिकल कैन अटेन व्हेन इट लाइज इन विद इन सर्टेन एरिया। जब खास किस्म के एरिया में हम उसे फिक्स कर रहे हैं एक पोजीशन को, ए स्केयर पर डिपेंड करता है उसकी जो लेंथ डिसाइड करें, जो एरिया हम कवर करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो उसकी एनर्जी वो मिनिमम जो होगी H स्केयर 8ma होगी, ए स्केयर। दूसरा हमने स्टडी किया इसका वेव बिहेवियर। जो वेव नेचर है इसकी पार्टिकल की वो डिपेंड करती है एन पे। जारी बात है एन पे डिपेंड क्यों करी, एन से ही उसका रिलेशन एनर्जी का निकलेगा, एन से ही उसका रिलेशन निकलेगा कि वो कितनी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसके नोट्स कैसे बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे। ठीक। एन पे डिपेंड कर रही है। दूसरा हमें ये पता चला कि अगर वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो गैमा स्केयर भी पॉजिटिव आपके पास है। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू हमेशा वो पॉजिटिव में ही रहेगी, वो कभी नहीं, क्योंकि स्केयर होता ही नेगेटिव को डबल करके पॉजिटिव करने वाला। उसके अलावा हमें पता चला एक पॉइंट मिला हमें नोड का। नोड हमने पढ़ा था वो पॉइंट जहाँ पे उसके ग्राफ के वैल्यूज जो हमारे सामने आती हैं, जहाँ पे वैल्यूज ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिन जिन पॉइंट पे वैल्यूज ज़ीरो होती है उसको हम नोड्स कहते हैं। ठीक। तो ये आपके पास गैमा में भी आते हैं, गैमा स्केयर में भी आते हैं। द पॉइंट्स वेयर द वैल्यू बिकम ऑफ वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी वेव स्केयर साइज स्केयर इज इक्वल टू 0 इट्स कॉल्ड नोड। तो जितने ज़्यादा नोड होंगे उतने ज़्यादा उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें 1D बॉक्स से मिलती है। इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट है, द वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये आगे आने वाली चीज़ों से कैसे रिलेट करता है। मैंने स्टार्ट में ही अभी आपसे कहा था जब हमने लास्ट लेक्चर लिया कि आपके पास x की वैल्यू हम कुछ सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेके मैंने a तक रखा हुआ था। ये पाथ लेंथ जो डिसाइड किया ये मैंने बार बार वेरी नहीं किया। हमने एक रिलेशन डाली जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो एनर्जी तो ऊपर की तरफ हम शो कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे नोड्स मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ N3 से N4 N5। N3 का मतलब यहाँ पे आपके पास 3 हाईएस्ट पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक। क्लियर। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 4 होती है तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट 4 आएंगे। अब जितने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं। देखो पहले फैले हुए थे 3 पे, 5 पे जाके बिल्कुल एक पास होके अगर मैं इसी पे 6 कर दूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे 6 कर्व आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर इससे ऊपर और चले जाए तो यहाँ पे 7 भी बन सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा आपके पास करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे तो वो कहता है एक टाइम आएगा कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। और जब ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि ये डिटेक्ट कैसे करें कि कौन सा पॉइंट किसका है। तो इट मीन्स जितने ज़्यादा नोट उतनी ज़्यादा एनर्जी, और उसे डिटेक्ट करना उतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस पॉइंट पे आके हम ये कहते हैं कि अगर हमारे क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बहुत हाई आ जाए एनर्जी की,
उस टाइम पे क्वांटम की बजाय हम हेल्प लेते हैं क्लासिकल अप्रोच से, ठीक। और ये जो हेल्प हम क्लासिकल अप्रोच से लेते हैं इसको हम कहते हैं बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। क्लियर। बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है कि अगर क्वांटम मैकेनिकल की वैल्यू आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, क्वांटम की बजाय क्लासिकल मैकेनिक्स से हेल्प लेते हैं ताकि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं, बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो हम अपने याद रखना है कि जब क्वांटम की वैल्यू हाई हो जाती है तो उस टाइम क्वांटम की बजाय हम हेल्प लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, किससे, हम क्लासिकल से लेते हैं। और हमने हेल्प किस चीज़ के लिए लेनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही क्यों लेनी है, क्योंकि आप देखो आपके पास जो मैंने ऊपर ग्राफ शो किया ये गैमा साइज फंक्शन स्केयर का है, क्योंकि इसमें आपके पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आ रही हैं, कोई वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव नहीं है। देखो सब वैल्यूज़ ऊपर की तरफ है, हर वैल्यूज़ पॉजिटिव है। अगर इसके वैल्यू को नीचे की तरफ होती तो मैं आपसे कहती। तो इसलिए जितने ज़्यादा नोट्स उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा उसका एनर्जी की आंसर। उस टाइम पे जाके क्वांटम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि ये वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो उन्हें डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम पे जाके हम क्वांटम की बजाय क्लासिकल से हेल्प लेते हैं और इस फिनोमेना को बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस फिनोमेना कहते हैं। क्लियर।